नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक जो होगा वो हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन होगा। हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन है इसे हर बंदा पढ़ता है। हर बंदे का मतलब जैसे ये नॉर्मल बेसिक्स क्लास जो लोअर क्लास होते हैं 6 क्लास या 7th क्लास उनसे स्टार्ट हो जाता है। और फिर ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बीएससी एमएससी पीएचडी, चाहे वो फिजिसिस्ट हो, चाहे मैथमेटिशियन हो, चाहे वो बायोलॉजिस्ट हो, चाहे वो केमिस्ट हो, मतलब दुनिया का हर बंदा अगर कुछ पढ़ता है तो वो इस टॉपिक को जरूर पढ़ता है। उसको इसके बारे में पता होना चाहिए, वो तभी अपना काम आगे कर सकता है, वरना फिर नॉर्मली नहीं कर सकता। और इस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। जैसे आप जानते हैं, मैं हल्का सा थोड़ा लिख के समझाता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि नॉर्मली कोई भी बंदा होता है, जैसे मान लीजिए कोई जो जाते हैं ना वो एरोस्पेस, वो अंतरिक्ष में जाते हैं साइंटिस्ट। अब उन्हें कैसे पता लगाना होगा कि जैसे मान लो अगर मैं इस गाड़ी में या इस रॉकेट में इतना तेल भर दें या फिर हम लोग इतनी एनर्जी इसको दें तो ये इतनी दूर जाएगा। तो क्या करते हैं, वहां पर एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं जहां पर हम लोग के पास कुछ ना कुछ इक्वेशन जो होती है वो फ्यूल वगैरह की होती है कि अगर मैं इतना फ्यूल दे रहा हूँ तो इतना जा रहा है, इतना फ्यूल दे रहा हूँ तो इतना जा रहा है, फिर हम लोग इतना फ्यूल देंगे तो इतना आगे और चला जाएगा। मतलब कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और फिर कॉम्बिनेशन में उसकी वैल्यू पुट करते रहते हैं तो उनकी वैल्यू आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए बायोलॉजिस्ट पढ़ता है इस चीज को ऐसे कि अगर 10 घंटे में बैक्टीरिया डबल हो रहे हैं या 20 घंटे में 4 गुने हो रहे हैं तो 30 घंटे में कितने होंगे। तो ये सब थ्योरी ऑफ इक्वेशन बन जाती है। केमिस्ट पढ़ता है कि अगर मान लीजिए आप इसमें ये मिला रहे हैं तो ये बन रहा है, इसमें ये कर रहे हैं तो ये बन रहा है, तो उसमें क्या मिला है तो क्या बनेगा और कितना बनेगा, कितने अमाउंट में बनेगा। मतलब ये सब चीजें, ये सब थ्योरी ऑफ इक्वेशन का पार्ट है। अगर नॉर्मली थ्योरी ऑफ इक्वेशन है कि इक्वेशन का मतलब ही यही होता है कि अगर आपको किसी चीज की हेल्प चाहिए, मान लीजिए आपके पास कुछ डाटा दिया हुआ है और उस डाटा को देने के बाद आप अपने मन से कुछ और नया डाटा निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर दूं ताकि मेरे को कुछ और अच्छा सा डाटा मिल जाए, तो उसके लिए वो इक्वेशंस का यूज करता है, उनकी हेल्प लेता है। फिजिक्स में जितनी चीजें होती है नॉर्मली जो बंदा न्यूमेरिकल्स करता है वो सब इक्वेशन ही तो होती है। जैसे मान लीजिए आइंस्टीन की इक्वेशन थी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। 11th क्लास में, पता नहीं मेरे को तो कुछ पता नहीं है फिजिक्स में, लेकिन मैंने जाते ही पढ़ा था वो V इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S इज इक्वल टू ये पता नहीं क्या क्या। तो ये सब क्या है, ये इक्वेशन ही तो है, आप समझ रहे हैं। जैसे कुछ भी इक्वेशन बन जाए, डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसे करके जो भी हो, तो वो सब इक्वेशन ही तो है। तो ये इक्वेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बताया जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कहाँ यूज होता है और कौन कौन इन्हें पढ़ता है। तो नॉर्मली हर बंदा, अगर कोई भी बंदा कुछ भी पढ़ रहा है तो वो इक्वेशन जरूर पढ़ेगा, उसको इक्वेशन आनी चाहिए, तभी वो कुछ नया सीखेगा। या फिर कुछ पुरानी चीजों को यूज करके कुछ नया डाटा निकाल रहा है तो उसे इक्वेशन पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, कौन कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, क्या होता है। मतलब पूरा जितना भी उसका डाटा है, जितना भी उसको थ्योरी है, सारा का सारा पता होना चाहिए, वरना नॉर्मली बंदा कोई आगे कुछ काम नहीं कर सकता। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर से पता चल रहा है इक्वेशन की सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, हम लोग समझ लेंगे उसको कि थ्योरी को मतलब क्या क्या होते हैं इस बारे में, इसकी खासियत क्या क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, फिर आगे हम लोग देख लेंगे और क्या क्या चीजें मिलेंगी हमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आएगा पहले पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल का मतलब होता है, सबसे पहले आपको वेरिएबल और कांस्टेंट तो पता है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट वो फंक्शन होता है जो किसी के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो, किसी के भी रेस्पेक्ट में चेंज ना हो। और फंक्शन वेरिएबल वो ऐसा कोई, मतलब कोई ऐसा पार्ट होता है जो चेंज हो। मैं यहां लिख भी देता हूं, कांस्टेंट नोट चेंज, जो चेंज नहीं होता। इंग्लिश अपने आप समझ लेंगे कैसे लिखा जाता है। कांस्टेंट जो चेंज नहीं होता और वेरिएबल जो चेंज होता है। तो कोई भी चीज अगर चेंज होती है तो उसको वेरिएबल कहा जाएगा, और कोई चीज अगर चेंज नहीं होती तो उसको कांस्टेंट कहा जाता है, किसी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि चेंज हमेशा किसी न किसी के रेस्पेक्ट में ही होता है। तो चलिए वो तो बात की बात है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कि कुछ वेरिएबल्स, समझ सकते हैं, कोई वेरिएबल्स में नंबर्स आ सकते हैं, कोई डाटा आ सकता है, किसी का नाम आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पॉलिनोमियल जो होता है कुछ कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। दोबारा रिपीट करता हूं, पॉलिनोमियल जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, किस किस चीज का, वेरिएबल्स का, कांस्टेंट का। ये नई डेफिनेशन है, इसे मैंने अपनी तरफ से थोड़ा समझाने की कोशिश करी है, वैसे तो वरना दूसरी डेफिनेशन होती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से इसे लिखूंगा कि पॉलिनोमियल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल
एंड कांस्टेंट। कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। अब वो कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा वो आप यहां समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स की क्यूब प्लस डॉट 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 ए एन एक्स की पावर एन, ऐसे करके कुछ तरीके कॉम्बिनेशन होता है। मतलब एक ऐसी टर्म आती है जहां पर आपके पास सिंपल कांस्टेंट टर्म होती है, उसके पास कोई वेरिएबल एक्स नहीं होता। मैं यहां लिख दूं कि जो मेरे पास ए नोट है, चौक को क्या हुआ, जो मेरे पास ए नोट है, एक सेकेंड, जो मेरे पास ए नोट है या फिर जो मेरे पास ए वन ए टू ऐसे कर करके ए एन तक कुछ भी है वो सारे के सारे कांस्टेंट है, वो सब कांस्टेंट है। और जितने भी मेरे पास ये एक्स लिखा हुआ है वो मेरे पास वेरिएबल है। ये आपको समझ आया, सिंपल सा रिजल्ट है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक ऐसा डाटा भी आ सकता है। देखिए कॉम्बिनेशन बना रहा हूं मैं वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का, तो वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन में कुछ भी आ सकता है। मतलब मेरे पास अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल की पावर 1 भी आ सकती है, पावर 2 भी आ सकती है, पावर 3 भी आ सकती है, पावर 4 भी आ सकती है, पावर 5, ऐसे कर करके कोई भी नेचुरल नंबर तक आ सकती है। और जरूर उसके नेचुरल नंबर जो मैंने पावर्स ली हैं, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, उनके मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। ऐसा भी लिखा हो सकता है 2x 3x 4x 5x या फिर 9x की क्यूब या फिर 7x स्क्वायर, ऐसे करके माइनस का 3x की पावर 5, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उनके लिए ए नोट ए वन ए टू ए थ्री ऐसे कर करके ए एन तक रिजल्ट ले लिया कि अगर मेरे पास कोई भी कांस्टेंट आता है तो मैं उसे यहाँ पर मल्टीपल में ले लूंगा, बाकी मेरे पास वेरिएबल एक्स के तो लिखे हुए हैं। तो एक कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 ए एन एक्स की पावर एन मेरे पास क्या होता है, ये एक पॉलिनोमियल होता है। मैं इसको पॉलिनोमियल कहूंगा। ये आपको समझ आया, कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो इस कॉम्बिनेशन को, ये जो मैंने कॉम्बिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है कुछ इस तरीके का, ये डाटा मेरे पास लिखा हुआ है, इसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। यहाँ समझ आया? उसके बाद छोटी छोटी चीजें हैं वो बता देता हूं आपको। रियल जानते हैं रियल नंबर क्या होता है? सिंपल सी रिजल्ट है रियल नंबर। तो यहाँ पर डाटा आता है, ये पॉलिनोमियल था, उस पॉलिनोमियल में पहला डाटा ए पॉइंट आता है रियल पॉलिनोमियल। रियल पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल तब कहा जाएगा अगर आपके पास जितना भी ये ए नोट फंक्शन है या ए वन है या ए टू है या फिर ए थ्री है, ऐसे करते करते ए एन है, ये जितना भी आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है, अगर ये सारे के सारे रियल पार्ट है, रियल पार्ट होने का मतलब ये सारे के सारे रियल नंबर है, तो मैं इसको रियल पॉलिनोमियल कहूंगा। अगर ये सारे के सारे रियल नंबर है तो मैं इसको रियल पॉलिनोमियल कहूंगा। उसके अलावा अगर ये सारे के सारे ए नोट ए वन ए टू ए थ्री ये जितने भी ए एन तक लिखा हुआ है, अगर ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर समझते हैं इमेजिनरी नंबर है जिसमें आयोटा आता है, मतलब इमेजिनरी नंबर है, ए नोट ए वन ए टू ए थ्री ऐसे करते करते सारे ए एन अगर बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब इमेजिनरी नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करेगा, तो मैं इसको कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कहूंगा। तो मैं इसको कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कहूंगा। सिंपल सा रिजल्ट है कि अगर इसके कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो रियल पार्ट को बिलोंग करेंगे तो मैं रियल पॉलिनोमियल कहूंगा, और अगर इसके कांस्टेंट फंक्शन कॉम्प्लेक्स पार्ट को बिलोंग करेंगे तो मैं इसको कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कहूंगा। तो समझ आया? पॉलिनोमियल कॉम्बिनेशन था एक कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल का, और वो कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार का होता है, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 ए एन एक्स की पावर है। फिर उसमें रियल पॉलिनोमियल आता है, तो रियल पॉलिनोमियल में मतलब इसके दो पार्ट बन जाते हैं, हो सकता है ये कॉम्प्लेक्स हो या फिर हो सकता है ये रियल हो। उसे कैसे पहचाना जाएगा? अगर इसके कांस्टेंट पार्ट जितने भी हैं, ये ए वन ए नोट ए वन ए टू ऐसे करके जितने भी कांस्टेंट पार्ट हैं, अगर वो रियल के हैं तो उसको रियल पॉलिनोमियल कहा जाएगा। अगर ये सारे के सारे कांस्टेंट पार्ट कॉम्प्लेक्स के हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनको कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कहा जाएगा। समझ आया? एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको, मैं ऊपर वाला पार्ट रफ करूंगा, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 9 बस ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए जो ये x लिखे हुए हैं, मतलब जो आपके पास वेरिएबल है x, उसके मल्टीप्लाई में कौन कौन से कांस्टेंट लिखे हुए हैं और वो कांस्टेंट कैसे बिहेवियर के हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो x के मल्टीप्लाई में देखिए डाटा 1 लिखा हुआ है, ये +3 लिखा हुआ है, +2 लिखा हुआ है और ये +9 लिखा हुआ है। ये जितना भी डाटा है 1 3 2 9 ये रियल पार्ट है, आप समझ रहे हैं? मतलब ये रियल नंबर में आता है, तो इसलिए ये वाला पॉलिनोमियल मेरे पास रियल पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये वाला पॉलिनोमियल मेरे पास रियल पॉलिनोमियल कहलाएगा।
अदरवाइज मैंने एक ऐसा डाटा ले लिया, जैसे आप समझ लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस आयोटा एक्स और प्लस का 5 आयोटा, मैंने मान लीजिए ये वाला पार्ट ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि जो इस वाले पार्ट में मैंने x के साथ कांस्टेंट लिया है, कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है माइनस का 2 प्लस आयोटा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, माइनस का 2 प्लस आयोटा, मैंने कांस्टेंट पार्ट ले लिया, और यहाँ पर ये प्लस का 5 आयोटा। आप देख सकते हैं कि इस पार्ट में मैं आयोटा लेके चल रहा हूं, तो आयोटा लेने के बाद फिर इसको कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कहा जाएगा, ये समझ आया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सारे के सारे रियल नंबर खुद कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, आप इस चीज को मानते हैं। जैसे +3 लिखा हुआ है, तो +3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल तो है ही है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसको +0 आयोटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो फिर हम इसको रियल पॉलिनोमियल क्यों ले रहे हैं? क्वेश्चन आपको समझ आया कि सारे के सारे रियल नंबर जब खुद कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो फिर जब वो खुद कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी रियल नंबर मैंने ले लिया वो खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर है, फिर उससे कुछ पार्ट हटते हैं तो रियल नंबर आते हैं, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे के सारे नंबर्स आ जा रहे हैं। तो जब रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ रहा है, तो मेरे को रियल की जरूरत क्या थी? आप कॉम्प्लेक्स नंबर ही बता देते तो फिर मैं रियल समझ लेता। तो उसके लिए बात ये आती है कि जैसे मान लीजिए आपके पास आयोटा का साइन अगर आता है, आप समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास आयोटा वाले साइन आता है जिसमें इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, तो मैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलूंगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रियल नंबर में आयोटा का पार्ट नहीं आना चाहिए, वो प्योर रियल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे रियल पॉलिनोमियल का मतलब है वो प्योर रियल की बात कर रहा है, और कोई भी फंक्शन प्योर रियल तब होता है जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक सेकेंड, ठीक है, मैं चेक करने गया था वो सही आ रहा है कि नहीं। तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि जो आपके पास यहाँ पर रियल पार्ट होता है वो प्योर रियल होता है, इसका असली मतलब होता है प्योर रियल नंबर। प्योर रियल नंबर वो फंक्शन रियल नंबर होता है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। जैसे आप समझिए 3 लिखा हुआ है, तो 3 का इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है, तो इसको प्योर रियल नंबर बोला जाएगा। वरना वैसे कहने के लिए तो सारे के सारे रियल नंबर खुद कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस चीज को आप समझ रहे हैं। तो सिंपल सी बात थी, छोटी छोटी क्वेश्चन है, आपको पता होने चाहिए इन सब चीजों के बारे में, कि जब सारे के सारे रियल नंबर ही कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो फिर हमें रियल की जरूरत क्या पड़ी? हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते और उसमें सारे के सारे नंबर आ जाते, सब आते उसमें, रियल, इरेशनल, नेचुरल और इंटीजर, जितने भी नंबर्स होते हैं, होल नंबर, सब उसमें आ जाता। तो उसके लिए ये कहना चाह रहा था कि जो रियल नंबर होता है वो यहाँ पर प्योर रियल नंबर की बात करेगा या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है तो प्योर कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करेगा, उसमें रियल वाला पार्ट भी आएगा और इमेजिनरी वाला पार्ट भी आएगा। लेकिन अगर वो रियल की बात करेगा तो वो प्योर रियल की बात करेगा, वहां पर उसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो 0 होगा। ये आपको समझ आया? तो ये रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट था। इसका एक एग्जांपल भी दे दिया कि अगर उसके कांस्टेंट जो ये है वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, जैसे ये 1 3 2 9, अगर ये रियल पार्ट है तो मैं रियल पॉलिनोमियल कहूंगा, और अगर वेरिएबल के मल्टीप्लाई में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पार्ट लिखा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है आयोटा वाला, तो मैं उसको कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कहूंगा। ये आपको समझ आया? तो ये रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट के जो था नॉलेज थी थोड़ी सी हमने आपको दे दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है इक्वेशन। आप किसी भी चीज को इक्वेशन तब कहेंगे, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x की पावर n माइनस 1 फिर प्लस an x की पावर n। आपको समझ आया? इक्वेशन की बात चल रही है, टॉपिक चल रहा है हमारा इक्वेशन का। पॉलिनोमियल आपको समझा दिया, अभी सिर्फ इक्वेशन चल रहा है। तो किसी भी चीज को इक्वेशन तब कहते हैं जब आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हो और आपको ये पता लगाना हो कि वो पॉलिनोमियल किस पॉइंट पर डिमिनिश्ड हो जाएगा। डिमिनिश्ड का मतलब किस पॉइंट पर वो नल हो जाएगा, नल का मतलब किस पॉइंट पर वो 0 हो जाएगा। मैं किसी भी नाम से बोल सकता हूँ, नल, वॉइड, डिमिनिश्ड, किसी भी पॉइंट से बोल सकता हूँ, आप समझ रहे हैं? वैनिश भी बोल सकता हूँ। कि अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल फंक्शन अगर कोई भी आपके पास लिखा हुआ है, तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन वेरिएबल के किस पॉइंट पर डिमिनिश्ड हो जाए वो इक्वेशन हो जाएगी आपकी। समझ रहे हैं? इसका मतलब अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन इज इक्वल टू 0 लिखी हुई है, इज इक्वल टू 0, आप समझ रहे हैं? क्योंकि अगर ये डिमिनिश्ड होगी या फिर ये वैनिश होगी तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा सॉल्व करने के बाद रिजल्ट में मेरे को क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि पॉलिनोमियल फंक्शन किसके बराबर हो गई? 0 के बराबर हो गया। तो जब भी मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शन 0 के बराबर हो तो उसको इक्वेशन कहा जाता है। समझ आया? अगर मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शन को क्या करा मैंने, मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर मैंने क्या करा, पॉलिनोमियल फंक्शन को पुट कर दिया इक्वल टू 0, 0 के बराबर, पॉलिनोमियल फंक्शन पुट इक्वल टू 0,
इक्वल टू 0, तो फिर वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं रह जाएगी, फिर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन वो हो जाएगी। अगर मैंने किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को 0 के इक्वल पुट कर दिया तो रिजल्ट मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन में ना होके अब पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया। इस चीज को आप समझ रहे हैं? सिंपल सा रिजल्ट था कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को अगर आप 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो रिजल्ट आपका सिंपल पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाता है। कोई दिक्कत है? उसके बाद अब जैसे मान लीजिए आप वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि वेरिएबल चेंज होता है, कांस्टेंट फंक्शन तो आपके पास वही है तो उसे क्या पुट करना, कांस्टेंट फंक्शन तो चेंज नहीं होता तो उसे तो पुट नहीं कर सकते। आप वेरिएबल पुट करेंगे क्योंकि वेरिएबल चेंज होता है। तो जब आपने अलग अलग वेरिएबल की मान लीजिए वैल्यू पुट करी यहाँ पर, तो वैल्यू पुट करने पे आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी वैल्यू पुट करने पर ये वैनिश हो रहा है, इसका मतलब 0 हो रहा है। ऐसे मैं कौन कौन सी वैल्यू पुट कर रहा हूं ताकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन मेरे पास पूरा का पूरा 0 हो जाता है। तो आप जो वैल्यू पुट करेंगे उसको रूट्स कहा जाता है, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको समझ आया? रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब वो वाला कोई भी ऐसा पॉइंट जिस पर आपका पॉलिनोमियल फंक्शन 0 के बराबर हो जाए उसको रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। सिंपल, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर लिखना चाहो तो रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है वो वाला पॉइंट, दोज पॉइंट एट विच पॉलिनोमियल इक्वेशन कन्वर्टेड टू 0, कन्वर्टेड बदल जाए किसमें, 0, तो उसको रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब मैं समझा देता हूं क्या मैंने बोला, कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन तब होती है जब आपने किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को 0 के इक्वल पुट कर दिया तो उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन कहा जाता है। पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब है कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि जो मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है वो किस पॉइंट पर वैनिश हो जा रही है, किस पॉइंट पर डिमिनिश्ड हो जा रही है, या फिर किस पॉइंट पर नल, या किस पॉइंट पर 0, बहुत सारे नाम है, किस पॉइंट पर वॉइड हो जा रही है, ऐसे कुछ भी कह सकता हूं मैं। तो वो किस पॉइंट पर 0 हो जा रही है, सिंपल सा रिजल्ट है। और वो पॉइंट पता लगाने के लिए कि वो कौन सा पॉइंट है जिस पर ये फंक्शन मेरे पास 0 हो रहा है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन मेरे पास 0 हो रहा है, उसको रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। रूट्स लिख देता हूं क्योंकि वो रूट्स 1 भी हो सकता है, वो पॉइंट 2 भी हो सकता है, वो पॉइंट 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ऐसे करके कितने भी पॉइंट हो सकते हैं। आप समझ रहे हो? हम आगे पढ़ेंगे तो उसको रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाएगा कि किस पॉइंट पर मैं x की ऐसी कौन कौन सी अलग अलग वैल्यू रख दूं ताकि ये जो मेरे पास फंक्शन है वो पूरा का पूरा 0 के इक्वल हो जाए। ये आपको समझ आया? तो सिंपल उसको रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये मिटाता हूं मैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है या फिर कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है। अच्छा, अब तो इक्वेशन की ही बात होगी, फंक्शन तो आपको समझा दिया। अब तो जितनी भी बात होंगी वो सारी की सारी इक्वेशन की होंगी। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है, तो डिग्री की बात करते हैं सबसे पहले। डिग्री टॉपिक चल रहा है, अब डिग्री। इक्वेशन हो गया, पॉलिनोमियल उसके रूट्स हो गए, और रियल पॉलिनोमियल हो गया, और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो गया। 4 टॉपिक हो गए। 5वां टॉपिक चल रहा है डिग्री। लिख भी देते हैं, 5वां टॉपिक है डिग्री। हाँ, डिग्री के लिए आप समझते हैं किसी भी चीज को डिग्री कैसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अब उस स्टूडेंट ने कहाँ तक पढ़ाई करी है उसके लिए कोई ना कोई रिजल्ट होता है, कोई ना कोई प्रूफ होता है उसका। अगर वो उस चीज को बता देता है, उस चीज को देख लेता है कोई सामने वाला बंदा है, दूसरा बंदा, तो कह देता है कि हाँ अब तुम्हारे पास यहाँ तक की डिग्री है। जैसे नॉर्मल होती है ना लाइफ में कि 12th की है, या फिर आगे ग्रेजुएशन की है, या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, या फिर डॉक्टरेट की है, किसी भी चीज की है, तो वो डाटा होता है उसके पास, उसे देखकर कह देता है कि हाँ उसकी डिग्री की है, उसका मतलब वो वहां तक उसने पढ़ाई करी है। तो उसी तरीके से आप समझ गए हो, तो उसी तरीके से डिग्री जो होता है मैं यहाँ पर भी कंपेयर कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो नॉर्मल लाइफ में डिग्री का मतलब उसकी हाईएस्ट डिग्री देखी जाती है। जैसे मान लीजिए किसी ने सबसे ज्यादा ग्रेजुएशन करी हुई है, तो ग्रेजुएशन में उसके आप ग्रेजुएशन की अगर डिग्री देख लेंगे तो इसका मतलब वो ग्रेजुएशन करके आया है, तो पीछे की सारी करके जरूर आया होगा। ये समझ रहे हैं? तो उसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ग्रेजुएशन है। या फिर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए उसने नॉर्मली लोअर क्लास तो जरूर की होंगी, तभी तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन पे आया। ये आप समझ रहे हैं? तो इसलिए यहाँ पर भी डिग्री का मतलब यहाँ पर आप इसी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि आपके सामने मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी हो, तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है। दोबारा रिपीट करता हूं, आपके सामने कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी होगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी होगी, तो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है। हाईएस्ट पावर
समझ रहे हैं? तो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो पूरी की पूरी इक्वेशन या फिर पूरा का पूरा फंक्शन उसी डिग्री का हो जाएगा। ये आपको समझ आया? जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे हो सकता है। तो आप देखिए कि इस वाली इक्वेशन की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है। आप समझ सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट पावर, यहां पर कुछ नहीं लिखा तो आप x की पावर 0 मान लेंगे, यहां पर तो x की पावर 1 है और यहां पर x की पावर 2 है, मतलब इसकी सबसे हाईएस्ट पावर x की पावर 2 है। आप समझ रहे हैं? तो फिर ये मैं कह सकता हूं कि ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ये डिग्री 2 का, इसकी डिग्री 2 है, इस पूरे के पूरे फंक्शन की डिग्री 2 है। ये आपको समझ आया? सिंपल सा रिजल्ट था कि कोई भी फंक्शन की डिग्री तो होती है जो उसकी सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री होगी। ये आपको समझ आया? क्योंकि वहीं से देखकर पता लगाया जाता है कि उसकी डिग्री कितनी है, उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है। ये आपको समझ आया? तो किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की सबसे हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री कहलाती है। सिंपल सा रिजल्ट, और क्या बताएंगे। फिर उसके बाद जैसे मैं ये बता रहा था, अभी आपको डिग्री वाला एग्जांपल दे रहा था, तो मैंने ये कहा था कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं यहाँ तक आते हैं तो उसके मतलब उन्होंने ये डिग्री ली हुई है तो उसका मतलब उसके नीचे की लोअर्स क्लास की डिग्री जरूर ली होंगी। तो रिजल्ट ये कहता है कि लोअर्स क्लास की डिग्री में जैसे आप जानते हैं नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो पढ़ने में होशियार है, तो क्या होता है वो 6th क्लास को स्किप करके 7th में आ जाता है, या फिर 7th को भी स्किप करके डायरेक्ट 8th में आ जाता है, तो अपने कुछ पार्ट वो छोड़ भी देता है। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए फर्स्ट में पढ़ रहा है, सेकंड में पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार था, तो इस पेरेंट्स या फिर टीचर क्या करते हैं, 3rd स्किप करके 4th में ला देते हैं, 4th स्किप करके 5th में ला देते हैं, मतलब कुछ पार्ट स्किप कर दे रहे हैं। स्किप करने का मतलब उसे 0 कर दे रहे हैं। तो उसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है तो उसके कुछ पार्ट 0 के इक्वल हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया आपके साथ एक इक्वेशन लिखी, x की पावर 5 प्लस का 3x स्क्वायर और इज इक्वल टू 0, या माइनस का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब तक हमने माइनस वाला एक भी पार्ट नहीं लिया। तो x की पावर 5 माइनस का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो ये इक्वेशन या फिर ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0 है, तो इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। तो जो आपके सामने ये इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन की सबसे हाईएस्ट पावर 5 है, तो मैं कह दूंगा कि इसकी डिग्री 5 है। ये आपको समझ आया? लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि इसके कुछ पार्ट स्किप कर दिए मैंने। इसका मतलब इसमें पावर 4th वाला पार्ट नहीं है, पावर 3rd वाला पार्ट नहीं है, पावर 1 वाला पार्ट नहीं है और पावर 0 वाला पार्ट नहीं है। तो उसको डेनोट कुछ इस तरीके से करा जा सकता है कि आप लिख सकते हैं x की पावर 5, अब पावर 4th वाला पार्ट तो है नहीं, तो इसलिए इसको लिखा जाएगा प्लस का 0 इंटू में x की पावर 4। उसी तरीके से पावर 3rd वाला पार्ट भी नहीं है, तो इसको लिखा जाएगा प्लस का 0 इंटू में x की पावर 3। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी पावर 2 वाला पार्ट है, तो मैं उसको सेम टू सेम डेनोट कर दूंगा कि माइनस का 3x स्क्वायर। फिर उसके बाद पावर 1 वाला भी पार्ट नहीं है, तो मैं उसको ऐसे लिख दूंगा कि प्लस का 0x। फिर मैं ये कह सकता हूँ लास्ट में कि मेरे पास कांस्टेंट वाला पार्ट भी नहीं है, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल नहीं होता, तो उसको मैं प्लस का 0 लिख दूंगा और इक्वल टू 0। ये समझ आया? तो जो जो पार्ट अगर किसी पॉलिनोमियल फंक्शन में स्किप हो जाते हैं, स्किप होने का मतलब वहां से हट जाते हैं, तो उसको मैं 0 के इक्वल पुट कर सकता हूँ। ये आपको समझ आया? सिंपल सा रिजल्ट था। तो ये डिग्री था। और आगे कुछ खास बात और बताते हैं, जैसे किसी भी फंक्शन की डिग्री, पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री जो होती है, जैसे मान लीजिए जो उसकी पावर होती है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है। पावर किसी भी वेरिएबल की, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ऐसे करते करते an x की पावर n तक जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर x की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, और 0 से स्टार्ट होने के बाद पावर 1, पावर 2, पावर 3, ऐसे करते करते n-1 और n, मतलब पावर इंक्रीज हो रही है आपकी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये पावर n है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। ये आपको समझ आया? सिंपल सा रिजल्ट था। तो किसी के भी फंक्शन की जो डिग्री होगी वो कम से कम कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। किसी भी फंक्शन की या फिर किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री का लोवेस्ट पॉइंट क्या हो सकता है? लोवेस्ट पॉइंट 0 हो सकता है, और हाईएस्ट पॉइंट कोई भी नेचुरल नंबर n। हाईएस्ट पॉइंट कोई भी नेचुरल नंबर n हो सकता है, क्योंकि देखिए ना, कोई भी आपके सामने पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी हुई है तो उसकी यहाँ पर पावर 0 है, फिर यहाँ पर पावर जो है वो 1 है, फिर यहाँ पर पावर 2 है, ऐसे करते करते आपकी पावर इंक्रीज हो रही है। तो 0 से इंक्रीज हो रही है और पावर n तक जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसका लोवेस्ट पॉइंट जो है वो डिग्री का 0 है और हाईएस्ट पॉइंट जो है वो n है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी आपके सामने इक्वेशन दी है तो उसकी कम से कम डिग्री जो होगी उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की 0 हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा n हो सकती है। समझ रहे? कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाए। ये आपको समझ आया? तो ये था डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल इक्वेशन हम लोगों ने बता दिया,
रूट्स ऑफ एन इक्वेशन हम लोगों ने बता दिया कि आपके पास कोई भी इक्वेशन किस पॉइंट पर, मैं एक्स की, वाई की, जेड की या फिर किसी भी वेरिएबल की ऐसी कौन कौन सी अलग अलग वैल्यू पुट कर दूं ताकि मेरे पास वो इक्वल टू 0 हो जाए। तो रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल आ गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। इसको रफ कर देता हूं मैं क्योंकि मेरे को अभी ग्राफ बताना है आपको। देखिए सबसे पहले मान लीजिए मैं आपको ये बता दूं कि आप जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है आपके सामने, मैं इसको रफ कर दिया मैंने, कोई नहीं दोबारा लिख देते हैं, ए नोट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 an x की पावर है। मान लीजिए आपके सामने कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी हुई है या पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है। तो पहले पॉलिनोमियल फंक्शन के ऊपर काम करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन समझा दो, एक चीज बची हुई है यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन में कि आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, फंक्शन का पॉइंट f से स्टार्ट हो रहा है, आप समझ रहे हैं। तो इसको मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे पास फंक्शन है इसको मैं कोई ना कोई नाम भी दे सकता हूं। तो इसका नाम मैं पॉलिनोमियल की वजह से px भी दे सकता हूं। p का मतलब है पॉलिनोमियल है, कौन से वेरिएबल का, x वेरिएबल का, आपके सामने ये समझ आया। इसको नाम मैं fx भी दे सकता हूं, ये मेरे पास फंक्शन है किस वेरिएबल का, x वेरिएबल का, ये आप समझ रहे हैं। इसको मैं सिंपल नाम y से भी डिनोट कर सकता हूं। ज्यादातर मैथमेटिशियन या फिर जो अदर टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, इसको y से डिनोट करते हैं कि fx इज इक्वल टू y ले लेते हैं। तो इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन को y से भी डिनोट करा जा सकता है, मतलब किसी भी पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं, a b c d ऐसे करके z तक किसी भी पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन लगा सकते हैं ax bx cx dx करके। जैसे मान लीजिए यही पॉलिनोमियल फंक्शन को वो ax से भी डिनोट कर सकते हैं, वो bx से भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे डॉट 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 वो zx से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आप नाम में कंफ्यूज मत होइएगा कि वो पॉलिनोमियल, अगर आपके सामने फंक्शन लिखा हुआ है तो पॉलिनोमियल फंक्शन वो किस नाम से डिनोट कर रहा है, ये आपको समझ आया। और अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसको 0 से डिनोट करेंगे और उसका भी कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो कह देंगे कि px आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसका मतलब वो इक्वेशन क्या है, 0 के इक्वल है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि px इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, px इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन लाइक 3 या -3 x² प्लस का 5x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे कह सकता है वो कि आपके पास इस पूरी की पूरी इक्वेशन को उसने क्या नाम दे दिया, px। तो अब अगर उसको कहीं पर इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो बार बार इक्वेशन नहीं लिखेगा, उसे लिखने में बड़ी परेशानी होगी इसे। तो वो क्या करेगा, उसे हर जगह px लिखता चलेगा कि px इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, px इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन लाइक दिस, px इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन लाइक दिस। ये आपको समझ आया। तो वो जगह जगह इक्वेशन ना लिख के उसका सिंपल नाम px दे देगा, ये आपको समझ आया। तो ये पॉलिनोमियल के अलग अलग नाम थे, वो इनसे भी डिनोट कर सकता है। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, अब चल रहा है थोड़ा मेन पार्ट, उसको आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास ये ग्राफ है एक्स वाई एक्सिस का, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला, आप समझते हैं इसे, ये -x होता है और ये माइनस का y पॉइंट होता है। ये ग्राफ आगे भी और जाता रहता है इस तरीके से। तो मान लीजिए आपके पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे आप इस पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किसी भी तरीके का बन सकता है, उसकी कैसी भी शेप हो सकती है। मान लीजिए हमने उसका ग्राफ बनाया और कुछ ऐसे जा रहा है, वो ये ऐसे जा रहा है, आप समझ रहे, कैसे भी हो सकता है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन उसका तो ग्राफ फिर कैसे भी हो सकता है। तो मान लीजिए उस पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसा था। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जानते हैं कि आप x की आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब ये जो x आपके पास है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा मैं एक छोटी सी चीज और बता दूं कि अगर कोई चीज पूरा देखेगा इसको तो समझ आएगा, बीच में से स्किप करके देखेगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीजें जो होती हैं इधर उधर फैली होती हैं, इसलिए क्योंकि हर एक चीज का लिंक इधर से उधर होता है, उधर से इधर होता है, इसलिए कोई भी चीज बंदा अगर पूरा देखता है तो समझ आता है और आधे देखने पे तो नहीं आएगा, तो वो पहले ही अगर ऑफ करके जा सकता है। तो x आपके पास जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्योंकि पढ़ने आए हो यार तो पूरा पढ़ो, आधा पढ़ के क्या करोगे, टाइम पास थोड़ी कर रहे हो, फिर समझ भी नहीं आता कुछ। चलिए कोई बात नहीं, x आपके पास जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल, इसके अलग अलग नाम है। मैं लिख देता हूँ, मैं अभी नहीं लिखना चाह रहा था, इस टॉपिक के बाद लिखता, लेकिन चलिए बता दे रहा हूँ आपको। y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। देखिए इसको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्यों कहा जाता है,
जैसे मान लीजिए आपके पास ये x की वैल्यू है, तो क्या कर रहे हैं आप x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। पुट करने का मतलब जैसे आप x की वैल्यू अपने मन से पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू -3 पुट कर सकते हैं, माइनस का 4/5 पुट कर सकते हैं, प्लस का पाई कर सकते हैं, माइनस का e कर सकते हैं, प्लस का √2 कर सकते हैं, माइनस √7 कर सकते हैं। कुछ भी पुट कर रहे हैं आप, वो अपने मन से पुट कर रहे हैं, आप तो अपने किसी पर डिपेंड नहीं हो, तो इसलिए इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। क्योंकि x की वैल्यू आप अपने मन से पुट कर रहे हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं हो रहा, आपका जो मन करेगा वो पुट कर देंगे, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। लेकिन जो ये y की वैल्यू है, fx की वैल्यू है, px की वैल्यू है, ax bx ऐसे कर करके zx की वैल्यू है, वो डिपेंड कर रही है x पे। आप समझ रहे हैं, अगर आपने x की वैल्यू अलग रखी तो इनकी वैल्यू चेंज होगी, समझ रहे हैं। तो जो ये वाला पार्ट है वो पूरी की पूरी तरह डिपेंड हो रहा है किस पे, x पे, तो इसलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। ये आपको समझ आया, सिंपल सा रिजल्ट था। तो जो ये x की इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो वैल्यू है, उन्हें आपने पुट करा होगा तो आपको y की वैल्यू मिली होंगी। ये समझ आया। अब ध्यान से देखिए, जो ये ग्राफ है आपका, जो ये वाला ग्राफ है, ये y का है, ये x का ग्राफ नहीं है, ये y का ग्राफ है। कि y का ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे कर रहा है, जो भी आपका, ये आप समझ रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए आपने यहाँ पर x की वैल्यू पुट करी होगी, मान लीजिए यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा होगा, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, कुछ इस तरीके से। तो आपने जब x की वैल्यू मान लीजिए 1 पुट करा होगा, तो 1 पुट करने पर आपको y का पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ मिला। फिर उसके बाद जब आपने x की वैल्यू 1 के आगे, थोड़ा और आगे जाएंगे, जस्ट नेक्स्ट नंबर तो किसी को पता नहीं होता, तो 1 के आगे मान लीजिए आप थोड़ा सा आगे गए, तो आपने 1.1 पुट करा, तो आपने देखा 1.1 पुट करने पर यहाँ मिल रहा है। फिर आपने 1.15 पुट करा, तो आपने देखा ग्राफ यहाँ मिल रहा है, इस पे मिल रहा है। फिर आपने ऐसे 1.6 पुट करा, तो आपको ग्राफ यहाँ मिल रहा है। 1.9 पुट करा, तो आपको ग्राफ यहाँ मिल रहा है। आप समझ रहे, मतलब इस तरीके से पुट करते गए। फिर आप 2.5 पुट कर रहे हैं, तो आपको ग्राफ यहाँ पॉइंट ऊपर की तरफ मिल जा रहा है। फिर आप 3 पुट कर रहे हैं, तो पॉइंट और ऊपर मिल जा रहा है, मतलब इस तरीके से आपको ग्राफ मिल रहा है। तो जो ये वाली y की वैल्यू है, जो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का बन रहा है, ये पूरा का पूरा x पे डिपेंडेंट है। और ये लाइन y की है इस समय, की y का ग्राफ नीचे जा रहा है, y का ग्राफ ऊपर जा रहा है, y का ग्राफ नीचे जा रहा है, y का ग्राफ ऊपर जा रहा है। ये आप समझ रहे हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर y का ग्राफ जो है, आप जानते हैं इस कार्टेशियन, इस वाले एक्सिस से ऊपर का पॉइंट पॉजिटिव होता है और इस वाले एक्सिस से नीचे का पॉइंट नेगेटिव होता है। आप इस चीज को समझते हैं। तो यहां पर देखिए, इस वाले पॉइंट पर अगर ग्राफ आपका पॉजिटिव है और इस वाले पॉइंट पर ग्राफ आपका अगर नेगेटिव है, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव था, मतलब इतना पार्ट जो है आपका ये वाला, ये पॉजिटिव है, और जो ये नीचे वाला पार्ट है, चाहे ये वाला हो या फिर चाहे ये वाला हो या फिर चाहे ये वाला हो, वो नेगेटिव है। आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में आपको ये वाला पॉइंट मिल रहा है। देखिए मैं थोड़ा साफ बना देता हूं, यहां पर इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में आपको ये ग्राफ मिल रहा है, कुछ ऐसा मान लीजिए। तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में आपको ये वाला पॉइंट मिल रहा है। यहां पर क्या हो गया, वैल्यू 0 हो गई। आप समझ रहे हैं। इस पर जो y का, देखिए ये y का ग्राफ है, क्योंकि आपके पास ये y के पॉइंट मिल रहे हैं। x की वैल्यू पुट करने पर आपको ये y के पॉइंट मिल रहा है। पहले y का ग्राफ पॉजिटिव था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव होने से पहले पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव था। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में वो कहीं ना कहीं 0 जरूर हुआ होगा। ये आपको समझ आया। उसी तरीके से ध्यान से देखिए, यहां पर नीचे की तरफ ग्राफ इसका नेगेटिव था, तो यहां नेगेटिव था, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर पॉजिटिव होने से, यहां नेगेटिव था, कोई बात नहीं, लेकिन यहां ऊपर पॉजिटिव होने से पहले उसका ग्राफ बीच में जरूर कहीं 0 हुआ होगा। ये आपको समझ आया। फिर ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पॉजिटिव है। फिर यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन उसके बाद यहाँ नेगेटिव होने से पहले वो y का ग्राफ कहीं ना कहीं 0 जरूर हुआ होगा। फिर उसके बाद यहाँ नेगेटिव है, तो ऊपर पॉजिटिव होने से पहले कहीं ना कहीं 0 जरूर हुआ होगा। आप समझ रहे हैं, ये यहाँ पर 0 हुआ होगा। फिर उसके बाद ऊपर पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उस पॉजिटिव के बाद इस नेगेटिव के होने से पहले वो कहीं ना कहीं 0 जरूर हुआ होगा। फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास किसी भी फंक्शन का ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव में जा रहा है, पॉजिटिव से फिर नेगेटिव जा रहा है, मतलब किसी एक पॉइंट पर पॉजिटिव मिल रहा है और उस पॉइंट से मैंने आगे चेक करा तो मेरे को नेगेटिव मिल रहा है। जैसे मान लीजिए यहां मैंने चेक करा होगा तो इस पॉइंट पर मेरे को पॉजिटिव मिला होगा, यहां चेक करा तो ग्राफ मेरे को यहां मिला पॉजिटिव है, जबकि मैंने यहां चेक करा तो ग्राफ मेरे को नीचे की तरफ मिला नेगेटिव है। तो इसका मतलब इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में वो कहीं ना कहीं 0 भी जरूर हुआ होगा। ये आपको समझ आया। और अगर किसी भी फंक्शन, यहां पर पॉइंट 0 हुआ, तो अगर किसी भी पॉइंट पर आपके पास पूरी की पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो जाती है, इसका मतलब वो उसका रूट है। याद कर, अगर किसी भी
पॉलिनोमियल की इक्वेशन किसी भी पार्ट x पर जीरो हो जाती है, इसका मतलब वो x रूट है उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का। ये समझ आया तेरे को? तो ग्राफ से ये फायदा हो गया समझाने का। ग्राफ बहुत आसान करता है इक्वेशन सॉल्व करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आगे आप लोग देखेंगे कि जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तो 90% नहीं, 90 ज्यादा हो जाएगा, 50% एल्जेब्रिक कर लेंगे और 50% जो होगा हम लोग ग्राफिकल करेंगे, उससे बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो आपको समझ आया कि अगर किसी भी पॉजिटिव और किसी भी नेगेटिव, अगर कोई पॉइंट जो है कहीं पर पॉजिटिव दे रहा है पॉलिनोमियल इक्वेशन और किसी दूसरे पॉइंट पर नेगेटिव दे रही है, तो इसका मतलब उस पॉजिटिव और उस नेगेटिव के बीच में उसका कोई ना कोई एक रूट जीरो जरूर होगा। ये आपको समझ आया? तो मैं फाइनली कह सकता हूं, अगर जैसे मान लीजिए f(x) = आपके पास ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है और आपने फंक्शन में पॉइंट x की जगह a पुट करा। f(x) आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और वहां पर आपने x की जगह पॉइंट a पुट करा, तो आप देख रहे हैं पॉइंट a पुट करने पर मान लीजिए उसने पॉजिटिव दिया। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि जो x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब वो जीरो से बड़ी होगी। इसलिए मैंने लगा दिया कि अगर आपके पास फंक्शन ने मान लीजिए पॉजिटिव वैल्यू दी तो वो पक्का जीरो से बड़ी होगी, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो जीरो से बड़ा होगा। और आपने किसी दूसरे पॉइंट पर चेक किया fb पर, मान लीजिए फंक्शन एट पॉइंट b पर, और वो b पॉइंट पर चेक करने पर ग्राफ आपका नेगेटिव दे रहा है, तो नेगेटिव देने का मतलब है कि वो जीरो से छोटा देगा। आपको ये भी समझ आया? तो अगर कोई भी फंक्शन है वो किसी पॉइंट a पर ग्रेटर देन जीरो दे रहा है और उसी तरफ कोई दूसरा फंक्शन है आपके पास, वो पॉइंट b पर आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों पॉइंट के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कहीं ना कहीं पर वो बीच में जरूर जीरो होगा। ये आपको समझ आया? कोई दिक्कत है? तो मैं कह सकता हूं कि जो उसका रूट है, x की जो वैल्यू है रूट, फॉर रूट के लिए x की वैल्यू जरूर बिलोंग करेगी a और b के बीच में। ओपन इंटरवल मैंने इसलिए लगाया, यहाँ पर ये ओपन इंटरवल लगाया क्योंकि a और b नहीं लेना, क्योंकि a पर तो ग्रेटर देन जीरो दे रहा है, जीरो से बड़ा, इक्वल टू जीरो तो नहीं हो रहा। उसी तरीके से यहाँ पॉइंट b पर वो लेस देन जीरो दे रहा है, इक्वल टू जीरो तो नहीं दे रहा। तो a और b नहीं लेना, लेकिन a और b के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट मेरे को मिल जाएगा जहां पर मेरे पास x की वैल्यू जो होगी वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल इक्वेशन को जीरो कर देगी। समझ आया? तो रूट के लिए a और b के बीच में कोई ना कोई x का पॉइंट जरूर बिलोंग करेगा। ये आपको समझ आया? और मैं ये फाइनल रिजल्ट भी कह सकता हूं कि जब आप fa आपके पास ग्रेटर देन जीरो है और fb आपके पास लेस देन जीरो है, इसका मतलब अगर आप दोनों की मल्टीप्लाई कर दें fa और fb तो वो पक्का लेस देन जीरो आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है एक नेगेटिव वैल्यू है। पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलेगा, तो इसका मतलब नेगेटिव मिलने का मतलब वो लेस देन जीरो आएगा। और अगर किसी भी दो पॉइंट की आप मल्टीप्लाई करवाते हैं फंक्शन में पुट करके और उनका रिजल्ट लेस देन जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि उस ए और बी के बीच में कोई ना कोई उसका रूट जरूर एग्जिस्ट करता है, रूट जरूर एग्जिस्ट करता है। ये आपको समझ आया? तो ये उसके पोजीशन ऑफ रूट था, इसको पोजीशन ऑफ रूट कहा जाता है। पोजीशन ऑफ रूट कि रूट की पोजीशन कहां पर है, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट के बाद किस पॉइंट पर फंक्शन पॉजिटिव है, कहां नेगेटिव है। अगर ऐसा पॉइंट आपको मिल जा रहा है तो इसका मतलब पक्का उसके बीच में उसका रूट एग्जिस्ट जरूर करता होगा। ये आपको समझ आया? उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए, हाँ सिंपल सा रिजल्ट है, आगे कुछ पॉइंट बताने हैं आपको, वो बता देते हैं। ऑड इवन समझते हैं। ऑड का मतलब जो 2 का मल्टीपल नहीं है, इवन का मतलब जो 2 का मल्टीपल है। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई भी, ये कुछ पॉइंट है, मान लीजिए आपके पास कोई भी इक्वेशन है और वो ऑड डिग्री की है, ऑड डिग्री की, ऑड अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन आपके पास ऑड डिग्री की है तो उसके पास कम से कम एक रियल रूट जरूर एग्जिस्ट करता होगा। पॉलिनोमियल, मान लीजिए आपके पास कोई ऑड डिग्री की इक्वेशन है, लेकिन इससे पहले मैं एक दो चीज आपको और बता दूं। एक छोटी सी चीज और है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन की रूट है, बता दिया आपको, रूट बता दिए ना। ऑड इवन वाला चला दे क्या? ऑड इवन, एक सेकेंड देख लें। ऑड इवन बता दें, इसके रूट्स बता दें, कितने रूट होंगे, क्या होंगे। चलिए पहले रूट्स बता देते हैं आपको, रूट्स बता देते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन n डिग्री की है, पॉलिनोमियल इक्वेशन n डिग्री की है, तो उसके टोटल n रूट्स होंगे, उसके टोटल n रूट्स होंगे। मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन 1 डिग्री की है, तो उसका सिर्फ एक ही रूट एग्जिस्ट करता है, 1 रूट। मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन 2 डिग्री की है, तो उसके पास 2 रूट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उसके
जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है उसके पास उतने ही रूट होते हैं। आप समझ रहे हैं? कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन जितनी डिग्री की होती है उसके पास उतने ही रूट एग्जिस्ट करते हैं। ये सिंपल सा फंडा है। पॉलिनोमियल इक्वेशन जितने रूट, जितनी डिग्री उतने ही रूट। ये आपको समझ आया? इसलिए मैंने इसे नहीं बताया क्योंकि इसमें क्या बताता, खत्म। पीछे का लॉजिक है क्यों एग्जिस्ट करता है तो वो अभी बाद में चलेगा, जब हम लोग आगे कोफिशिएंट पढ़ेंगे तो ये मेरे को हल्का सा बताना था बस, वरना कोई इसमें मजे नहीं आया इसमें कुछ पढ़ने में, इसको नेगलेक्ट करो, छोड़ो। आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे को ये बताना था, हाँ पॉइंट बता रहे थे, अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑड डिग्री की है तो, ऑड डिग्री की है तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑड डिग्री की है, इसका मतलब वो डिग्री 1 की हो सकती है, डिग्री 2 की, सॉरी डिग्री 3 की हो सकती है, डिग्री 5, 7, 9 इस तरीके की हो सकती है। तो अगर कोई भी इक्वेशन आपके पास ऑड डिग्री की है तो उसके पास एटलीस्ट वन रियल रूट, एटलीस्ट वन रियल रूट एग्जिस्ट, जरूर एक ना एक रियल रूट तो जरूर एग्जिस्ट करेगा अगर कोई इक्वेशन आपके पास ऑड डिग्री की है तो। समझ नहीं आया? एक बात देखो, जैसे मान लीजिए डिग्री 1 की इक्वेशन है x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब ये जो x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन है, आप समझ सकते हैं कि x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपको यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस का 3 मिलेगा। अब ये जो आपको x इज इक्वल टू माइनस का 3 मिला है वो एक ही तो रूट है, तो इसका मतलब पावर देखिए, डिग्री कितने की इक्वेशन थी, 1 डिग्री की इक्वेशन थी, और ये ऑड 1 डिग्री जो आता है वो ऑड में आता है, तो ऑड में आने का मतलब इसके पास एक रियल रूट जरूर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक डिग्री था, इसका मतलब एक रूट एग्जिस्ट करेगा, और वो जो रूट आएगा वो पक्का रियल आएगा। ये आपको समझ आया? मान लीजिए जैसे कोई आपके पास इवन डिग्री की इक्वेशन है, तो इवन डिग्री का होने का मतलब वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, फिर यहाँ पर प्लस का 1 2 2 2 3 6, कुछ 11x आएगा यहाँ पर प्लस का, और यहाँ पर माइनस का 2 3 6 कम 6 इज इक्वल टू 0, ये आएगा मान लीजिए। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका रूट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा x माइनस का 1, x माइनस का 2 और x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ये रूट मिलेगा। तो इसके तीन रूट एग्जिस्ट करते हैं, और तीन रूट आते हैं 1, 2, 3। ये आप समझ रहे हैं? तो जब इसके तीन रूट एग्जिस्ट करते हैं 1, 2, 3, तो इसका मतलब मैंने क्या कहा था कि ऑड डिग्री का एटलीस्ट वन रियल रूट जरूर एग्जिस्ट करता है। तो मान लीजिए उसके पास एक रियल रूट एग्जिस्ट कर गया, तो एटलीस्ट का मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो एक रियल रूट एग्जिस्ट कर गया और एक से ज्यादा भी रियल रूट एग्जिस्ट कर गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता था, ये 3 डिग्री की इक्वेशन है, लेकिन ऐसा भी पॉइंट हो सकता था, जैसे मान लीजिए कि आपने इसका एक तो रियल रूट निकाल लिया, किसी इक्वेशन को सॉल्व करा, वहां पर एक रियल रूट आ गया, मान लीजिए x इज इक्वल टू 1, और फिर जब आपने उसको और सॉल्व करा तो आपको एक 2 डिग्री की इक्वेशन मिल गई, और 2 डिग्री की इक्वेशन को आपने जब कुछ भी श्रीधराचार्य से मान लीजिए सॉल्व करा होगा, श्रीधराचार्य से इसको 17 मान लीजिए, तो जब उसको आपने श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व करा होगा, वो जो माइनस बी प्लस माइनस वाला होता है, तो आपको कॉम्प्लेक्स पार्ट मिल गया इस तरीके का, माइनस बी प्लस माइनस का रूट के अंदर कुछ इस तरीके से डी। आप समझ रहे हैं? तो जो आपको मिला वो अंदर कॉम्प्लेक्स पार्ट मिलेगा, तो आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, तो वो आपके पास जो हो गया वो पेयर में हो गया। पेयर में होने का मतलब एक तो उसके पास रियल रूट एग्जिस्ट कर गया, और बाकी दो उसके जो रूट आ गया वो कॉम्प्लेक्स में आ गया। तो सिंपल सी बात था कि उसके पास अगर ऑड डिग्री की इक्वेशन है तो उसके पास एक रियल रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा। वन रियल रूट नॉट एग्जिस्ट, ये मैंने क्या लिखा, एटलीस्ट वन रियल रूट एग्जिस्ट, कम से कम एक रियल रूट तो जरूर एग्जिस्ट करेगा। ये मैंने नोट क्या लगा दिया था, ये आप समझ रहे? तो उसके पास वन रियल रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा, और वो रूट, उस रूट जो होगा उसका साइन अपोजिट होगा उसकी ऑर्डिनरी टर्म के। ऑर्डिनरी टर्म का मतलब वो वाली टर्म जिसके पास उस वेरिएबल नहीं है, जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में अगर आपने इसको सॉल्व करा तो जो इसका एक रियल रूट होगा, कोई भी एक रियल रूट, वो उसका साइन अपोजिट होगा इसकी ये वाली टर्म के। आप समझ रहे? इसको ये ऑर्डिनेट टर्म कहा जाता है। ऑर्डिनेट टर्म का मतलब इसके पास x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो जो उस ऑड डिग्री इक्वेशन का रियल रूट होगा उसका साइन अपोजिट होगा इसकी ऑर्डिनरी टर्म के। तो मैं लिख देता हूं विथ साइन, हुज साइन अपोजिट ऑफ ऑर्डिनरी टर्म, साइन अपोजिट ऑफ ऑर्डिनरी टर्म। तो कोई भी अगर आपके पास ऑड डिग्री की इक्वेशन है तो उसका एक एटलीस्ट वन रियल रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा, और वो अपोजिट होगा उसकी ऑर्डिनरी टर्म की। ये आपको समझ आया? सिंपल सा रिजल्ट था। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी इक्वेशन है वो इवन डिग्री की है, तो कोई भी इवन डिग्री की इक्वेशन होने का मतलब या तो उसके पास
एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, समझ रहे हैं। मान लीजिए इवन डिग्री की इक्वेशन है, तो उसके पास या तो उसके पास अगर जितने भी रूट एग्जिस्ट करेंगे, जैसे मैं पढ़ देता हूँ, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ टू रियल रूट। मान लीजिए आपके पास कोई भी इवन डिग्री की इक्वेशन है, तो उसके पास अगर रूट एग्जिस्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो 2 डिग्री की इक्वेशन में अगर उसके पास रूट एग्जिस्ट करेंगे तो वो सारे के सारे या तो रियल ही होंगे, दोनों के दोनों या तो रियल होंगे, या फिर दोनों के दोनों एटमोस्ट 2 इमेजनरी, या तो दोनों के दोनों इमेजनरी होंगे ज्यादा से ज्यादा। आप समझ रहे हैं, एटमोस्ट वर्ड नहीं लगाना चाहिए मेरे को, एग्जैक्ट लगाना चाहिए। एग्जैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल, या तो उसके पास दोनों रूट बिल्कुल रियल होंगे, या तो उसके पास दोनों रूट बिल्कुल इमेजनरी होंगे। ये आपको समझ आया। तो कोई भी 1 डिग्री की इक्वेशन होती है तो आप इस चीज को समझते हैं कि जो इक्वेशन होती है उसके इमेजनरी रूट पेयर में आते हैं। पेयर का मतलब आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, मान लीजिए 2 डिग्री की कर रहे हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर ये वाला पार्ट आता है। तो आप समझते हैं जब ये इमेजनरी कब बनता है, जब रूट के अंदर नेगेटिव पार्ट आ जाता है। तो उस नेगेटिव पार्ट के साथ एक बार प्लस भी आ रहा है और एक बार माइनस भी आ रहा है, तो दोनों पार्ट साथ में आते हैं, इसलिए मैं इस पार्ट को यहाँ पर पेयर में कहता हूँ कि जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट आया वो पेयर में आता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि या तो उसके दोनों पार्ट आएंगे, वो दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स आएंगे, क्योंकि हो सकता है एक प्लस आएगा तो अगला पक्का माइनस आएगा। और अगर अंदर वाला पार्ट मेरे पास 0 से बड़ा हो गया, तो अगर अंदर वाला पार्ट 0 से बड़ा है तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो मेरे पास रियल पार्ट आएगा, तो रियल पार्ट में तो दोनों के दोनों रियल ही हो जाएंगे। ये आपको समझ आया। तो ये इसका मतलब आपको समझ आया कि अगर आपके पास इवन डिग्री की इक्वेशन है, तो इवन डिग्री की इक्वेशन होने के लिए आप कह सकते हैं कि उसके पास पेयर में रूट जो होंगे, पेयर्स में वर्ड लगा दे रहा हूं मैं यहाँ पर, पेयर्स। पेयर्स का मतलब जोड़े में, कि जो पेयर्स में रूट होंगे या तो वो रियल होंगे या तो फिर वो इमेजनरी होंगे। अगर 4 डिग्री की इक्वेशन है तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि चारों के चारों रियल हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि चारों के चारों इमेजनरी हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 2 रियल हो जाए और 2 इमेजनरी हो जाए। इस चीज को आप समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि चारों के चारों पार्ट रियल हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि चारों के चारों पार्ट इमेजनरी हो जाए, और ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि 2 रियल हो जाए और 2 इमेजनरी हो जाए। ये आपको समझ आया। तो सिंपल सा ये इवन के लिए फंडा था। उसके बाद डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन, आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ आया ऑड डिग्री और इवन डिग्री के लिए। ऑड डिग्री के पास कम से कम एक रियल रूट जरूर एग्जिस्ट करता है, और इवन का तो अपना अलग ही फंडा है। या तो उसके पास पेयर्स में रूट होंगे, वो सारे के सारे पेयर्स में रियल ही होंगे। पेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, 2 4 6 इनकी बात, या तो वो रियल होंगे या तो वो इमेजनरी होंगे। ये समझ आया। उसके बाद आता है डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन, डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन, इन्होंने ये कहा था डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन ने। मान लीजिए आपके पास कोई भी फंक्शन fx इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए आपके पास ये कोई इक्वेशन लिखी हुई है, तो डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन ने ये कहा था, मतलब डेस्कार्टेस ने ये कहा था, फिर उनके नाम पे पड़ गया रूल ऑफ साइन। सबसे पहले ये क्या हो रहा है, सबसे पहले ये बता दूं कि ये क्या काम करती है। तो डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन मेरे को ये बताता है कि किसी भी फंक्शन के आपके पास या फिर किसी भी इक्वेशन के टोटल कितने रूट एग्जिस्ट करते हैं। हाउ मेनी रूट एग्जिस्ट, हाउ मेनी रूट एग्जिस्ट। वो हाउ मेनी रूट एग्जिस्ट पता लगाने के लिए मैं डेस्कार्टेस रूल का यूज करता हूँ कि उसके टोटल कितने रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो डेस्कार्टेस ने ये कहा था कि मान लीजिए कोई भी आपके पास fx इक्वेशन लिखी हुई है, और आप उसके देख लीजिए पहले टोटल कितने साइन एग्जिस्ट करते हैं, उसके टोटल, ये मेरी रामायण, इसमें से ही पढ़ता हूँ, इसमें से ही पढ़ाता हूँ। तो आपके पास मान लीजिए आपके पास मान लीजिए कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है, तो उस इक्वेशन में fx के जो fx है उसके देख लीजिए कितने साइन चेंज हो रहे हैं। कितने साइन चेंज होने का मतलब, जैसे यहाँ पर इसके कोफिशिएंट का साइन प्लस है, फिर इसके यहाँ पर कोफिशिएंट का साइन नेगेटिव है, फिर इसके यहाँ पर कोफिशिएंट का साइन प्लस है, और फिर इसके यहाँ पर कोफिशिएंट का साइन नेगेटिव है। आप इस चीज को समझ रहे हैं। एक बार कोफिशिएंट का साइन प्लस है, एक बार नेगेटिव है, एक बार प्लस है, फिर एक बार नेगेटिव है। तो कैसे साइन चेंज हो रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ जाने पर एक बार चेंज हो गया,
फिर यहां से यहां जाने पर एक बार चेंज हो गया, और फिर यहां से यहां जाने पर एक बार चेंज हो गया। तो अगर fx के साइन जितने बार चेंज हो रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कोई भी fx की इक्वेशन है, तो उस fx के साइन जितनी बार चेंज हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कोई भी fx आपके पास फंक्शन है और उस fx के साइन जितनी बार चेंज हो रहे हैं उसके पास उतने एटमोस्ट वर्ड लगा रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा उतने ही पॉजिटिव रूट एग्जिस्ट करेंगे। समझ रहे हैं, आपके पास ज्यादा से ज्यादा उतने ही पॉजिटिव रूट एग्जिस्ट करेंगे। जैसे इस इक्वेशन का देखिए 3 बार साइन चेंज हो रहे थे, तो इसके बाद इसके पास ज्यादा से ज्यादा 3 पॉजिटिव रूट हो सकते हैं। समझ रहे हैं, एटमोस्ट वर्ड मैंने यहाँ पर जरूर लगाया है। सो द गिवन इक्वेशन हैज एटमोस्ट 3 पॉजिटिव रियल रूट। ये आपको समझ आया। एक इक्वेशन और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए fx इज इक्वल टू, कोई इक्वेशन है आपके सामने, माइनस का x² माइनस का 2x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके साइन देखिए कि सबसे पहले जो साइन है वो इसका नेगेटिव है, फिर इसके बाद इसका साइन नेगेटिव है, और फिर से इसके बाद इसका साइन नेगेटिव है। तो नेगेटिव 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 इस तरीके से आ रहा है। तो साइन यहां से यहां तक चेंज नहीं हो रहा, यहां से यहां तक भी चेंज नहीं हो रहा, आगे नहीं जा सकते पीछे नहीं जा सकते क्योंकि और आगे कुछ है ही नहीं। तो इसका साइन चेंज तो नहीं हो रहा। fx का साइन, मैं यहाँ पर fx की बात कर रहा हूँ, fx का साइन चेंज तो नहीं हो रहा, तो इसके पास एक भी पॉजिटिव रूट नहीं है, नो पॉजिटिव रूट, क्योंकि साइन तो चेंज हो ही नहीं रहा। तो साइन चेंज ना होने का मतलब नो पॉजिटिव रूट। ये आपको समझ आया, नो पॉजिटिव रूट। जब इसका साइन ही चेंज नहीं हो रहा तो इसका साइन चेंज ना होने का मतलब इसके पास एक भी पॉजिटिव रूट नहीं है। ये समझ आया। एक और काम करते हैं, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन और लेते हैं। आपके सामने मान लीजिए फिर से कोई कुछ इस तरीके से fx इज इक्वल टू लिखा हुआ है x² माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसका यहां पर साइन प्लस है, इसका यहां पर नेगेटिव है और इसका यहां पर प्लस है। तो इसके साइन पहले प्लस से माइनस पे चेंज हो रहा है और फिर माइनस से प्लस पे चेंज हो रहा है, पहले प्लस से माइनस पे और फिर माइनस से प्लस पे। तो इसका मतलब ये है कि इसके साइन 2 बार चेंज हो रहे हैं, 2 टाइम्स चेंज हो रहे हैं। तो इसके एटमोस्ट 2 पॉजिटिव रूट है। तो इसके ज्यादा से ज्यादा 2 पॉजिटिव रूट एग्जिस्ट करते हैं। आप इस चीज को समझ रहे हैं। अगर किसी भी फंक्शन fx के जितनी बार उसके साइन चेंज करते हैं तो उसके पास उतने ही पॉजिटिव रूट एग्जिस्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उतने ही पॉजिटिव रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से ये पॉजिटिव रूट का फंडा था। अब आता है नेगेटिव रूट का फंडा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, fx को f के अंदर जो फंक्शन वेरिएबल x लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दो f के अंदर जो माइनस का पॉइंट माइनस x लिखा हुआ है। क्या बोल रहा हूं मैं आज, सॉरी। fx आपके पास मान लीजिए कोई फंक्शन है, तो उसके अंदर जो पॉइंट x लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दो माइनस x से, और फिर माइनस x से रिप्लेस करने के बाद चेक करो कि उसके कितने पॉइंट चेंज हो रहे हैं, उसके पास कितने साइन चेंज हो रहे हैं। तो उसके पास माइनस x से रिप्लेस करने के बाद जितने साइन चेंज हो रहे होंगे उतने ही उसके पास नेगेटिव रूट एग्जिस्ट करेंगे, नेगेटिव रूट एग्जिस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास fx इज इक्वल टू यही वाली इक्वेशन है, x² माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने ये देखा सेम टू सेम fx के 2 बार साइन चेंज हो रहे थे, इसका मतलब इसके पास 2 पॉजिटिव रूट है। अब हम लोग क्या करेंगे, fx को रिप्लेस कर देंगे f माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3x और ये हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर आपको प्लस एक्स स्क्वायर ही देगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका साइन है पहले भी प्लस, दूसरे नंबर पे भी प्लस और तीसरे नंबर पे भी प्लस। तो इसका तो साइन एक भी बार चेंज नहीं हो रहा। तो जब आपने fx को माइनस एक्स से रिप्लेस करा और आप ये देख रहे हैं कि उसका साइन चेंज नहीं हो रहा, माइनस एक्स वाले का साइन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब इसके पास कोई भी नेगेटिव रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपको समझ आया, इसके पास कोई भी नेगेटिव रूट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन fx वाले का साइन 2 बार चेंज हो रहा था तो इसके पास 2 पॉजिटिव रूट एग्जिस्ट करता है। तो मैं जनरली मीनिंग ये कह सकता हूं, यहां से जनरली मीनिंग मैं यहां से ये कह सकता हूं, जैसे मान लीजिए fx आपके पास कोई भी फंक्शन है, तो उस fx अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो फंक्शन में आप देख लीजिए उसके पास कितने साइन चेंज कर रहे हैं, हाउ मैनी साइन चेंज। उसके पास जितने साइन चेंज हो रहे हैं उतने तो एटमोस्ट पॉजिटिव रूट होंगे, ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट पॉजिटिव रूट। और फिर आप क्या करिए, अगली बार fx को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। ये सिंपल रिप्लेस का होता है, आपने रिप्लेस कर दिया, fx को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए और फिर देखिए उसके पास हाउ मैनी साइन
चेंज, उसके पास फिर देखिए कितने साइन चेंज हो रहे हैं, तो जितने साइन चेंज हो रहेंगे उतने उसके पास नेगेटिव रूट एग्जिस्ट करेंगे, नेगेटिव रूट एग्जिस्ट, उतने उसके पास नेगेटिव रूट एग्जिस्ट। एक क्वेश्चन करवाते हैं लास्ट फाइनल इसका, जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन है यहां पर लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास मान लीजिए कोई इक्वेशन लिखी हुई है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए कि जब आपने एफ एक्स की जगह साइन चेंज देखिए कितने हो रहे हैं, तो एफ एक्स में कितने साइन चेंज हो रहे हैं, पहले भी प्लस, फिर भी प्लस, बाद में भी प्लस, तो प्लस 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 एक भी बार साइन चेंज नहीं हुआ, तो इसके पास मतलब नो पॉजिटिव रूट, कोई भी पॉजिटिव, नो पॉजिटिव रूट, कोई भी पॉजिटिव रूट नहीं है। फिर आपने क्या करा, एफ एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस के एफ एक्स से, तो आपका डाटा हो गया माइनस एक्स की पावर 4 जो कि प्लस एक्स की पावर 4 हो जाता है, माइनस एक्स की पावर 2 जो कि प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, और ये वाला प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ये वाला डाटा आ गया। तो आप फिर से देख रहे हैं कि इसके पास फिर से यहाँ पर प्लस प्लस और प्लस है, तो जब तीनों बार प्लस 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 है इसका मतलब कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा, तो नो नेगेटिव रूट, इसके पास कोई भी नेगेटिव रूट नहीं है, नो नेगेटिव रूट। ये आपको समझ आया। तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में जब आपने एफ एक्स का देखा कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा था, तो इसके पास कोई भी पॉजिटिव रूट नहीं है। फिर आपने एफ एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस एफ एक्स से, फिर आपने एफ एक्स को रिप्लेस कर दिया एफ माइनस एक्स से, फिर आपने साइन देखा तो साइन फिर से चेंज नहीं हो रहा था, इसका मतलब इसके पास कोई भी नेगेटिव रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के पास ना ही पॉजिटिव रूट है और ना ही नेगेटिव रूट है, इसका मतलब इसके पास पक्का कॉम्प्लेक्स, जितने भी रूट होंगे वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स होंगे, इसका मतलब जितने भी रूट होंगे सब में इमेजिनरी आयोटा जरूर आ रहा होगा। ये आपको समझ आया, सिंपल इमेजिनरी पार्ट है। आगे बढ़े, ये था डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन। एक सेकेंड, सही चल रहा है। तो डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन ये आपको समझ आया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पार्ट बना देंगे हम लोग अलग अलग वीडियो के, चलिए इस वीडियो में यहीं तक ठीक था, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, पार्ट बना देते हैं।